आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस लेट नाइट सेशन में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और जो भी मुश्किलें आ रही होंगी उसको सीख कर आसान बना रहे होंगे और अपने आसपास के परिवेश को जो है अपनी दक्षता के साथ एक अच्छे व्यवसाय की पहचान बना रहे होंगे और सेवा के क्षेत्र में जुड़े हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा आपको सीखने की ज़रूरत है और चीज़ों को, जानकारी को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? कोई साथी कंफर्म कर देंगे तो फिर हम लोग आज का सेशन शुरू करेंगे, क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण योजना पे बात करेंगे जो भारतीय रिजर्व बैंक के इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2026 के बारे में है। और ये स्कीम जो है आने वाले एग्जामिनेशन में और साथ ही साथ आपके दैनिक कार्य में बहुत ही लाभकारी होगा। और जानकारी अगर आपको रहेगी तो आप इसका दक्षता के साथ इसको अनुपालन कर सकते हैं और एग्जामिनेशन में तो पक्का अभी सवाल इसके बाद आने वाले हैं। वाह बिजन जी, बढ़िया है। सब आवाज़ आ रही है आप तक पहुंच रही है? सबको जय जगन्नाथ बोल दीजिए। अच्छा, कोई भी साथी कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? यस, सौरभ जी, कीर्ति जी, पहुंच रही है आवाज़। बहुत ठीक है, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। तो साथियों, एक महत्वपूर्ण योजना हम जिस पर आज चर्चा करेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक की जो नई इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2026 के बारे में गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं। आपको पता होगा, जैसे एक ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी हुआ था 7 अक्टूबर 2025 को, जिसमें जो स्टेक होल्डर हैं उनसे सजेशन मांगे गए थे कि हम ओम्बुड्समैन स्कीम, जो इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 में लागू हुआ था, उसमें जो है परिवर्तन करने जा रहे हैं और उसके लिए कुछ ड्राफ्ट फॉर्मेट जारी किए थे और सुझाव मांगे गए थे। उसी सुझावों के आधार पर कुछ फेरबदल करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नए इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम्स 2026 के नाम से सर्कुलर जारी कर दिया गया और 1 जुलाई 2026 से ये लागू होगा। और जो मौजूदा जो इनका इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन आरबीआई का 2021 का था, वो उसकी जगह ले लेगा, मतलब वो रिपील कर दिया जाएगा, उसकी जगह ये नया स्कीम लॉन्च हो गया। तो ये इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम, जिसको एकीकृत लोकपाल योजना कहेंगे या इसको शॉर्टकट में देखेंगे तो RBIOS 2026 के रूप में जाना जाएगा। ये योजना जो है इसके बैंकिंग, एनबीएफसीज और जितने भी जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं या पेमेंट सेटलमेंट के तहत जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, उनके लिए जितने भी शिकायतें आते हैं उनका त्वरित रूप से और एक सेंट्रलाइज समाधान, जो केंद्रीकृत समाधान जो हो जाएगा CMS पोर्टल के माध्यम से, करने के लिए आसान बनाया जाए या उनको दक्ष बनाया जाए, इसके लिए ये काम करेगा। और इसमें महत्वपूर्ण फेरबदल किए गए हैं, जब पूरा सेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि इसमें जो कंपनसेशन है, जिसको हम मुआवजा बोलते हैं, उसमें पहले 20 लाख था, जिसे बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया। और जो मेंटल एगोनी या मानसिक प्रताड़ना के लिए जो 1 लाख रुपए की राशि थी, उसे बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया। और बहुत से भी चेंज इसमें हुए हैं, उसके डेट्स वगैरह में भी चेंज हुए हैं, टाइम लिमिट के लिए भी चेंज हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग आज के सेशन में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जान गए कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2026 को लाया, क्योंकि इसके पीछे का उद्देश्य बैंक या जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ के ग्राहक हैं, उनके जो शिकायत आते हैं उनमें समाधान में दक्षता हो, उनकी शिकायतों को जल्दी शुरू किया जा सके, उनकी शिकायतों का समाधान किया जा सके। साथ ही साथ उनमें जो एक प्रतिस्पर्धा हो, ग्राहकों के बैंकिंग जीवन को और आसान बनाए और इसमें कैसे कैसे इसको ग्राहकों को अच्छा लाभ मिल पाए और नीति नियमों का पालन हो। तो ये मौजूदा गाइडलाइन, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो इसमें महत्वपूर्ण बात आपने जान गए कि 1 जुलाई 2026 से ये इफेक्टिव होगा और इसे जाना जाएगा RBI इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2026,
iOS 2026 के रूप में जाना जाएगा। और जैसा कि आप सर्कुलर में देखे होंगे, आपने पढ़े भी होंगे, आरबीआई की सर्कुलर आप लोग पढ़ते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 अक्टूबर 2025 को एक ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी किया था। इसमें फीडबैक मांगा गया था और उस फीडबैक के आधार पर जो है ये नया जो गाइडलाइन है ये जारी किया गया है। और इसको अंतरिम रूप देकर जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इस फीडबैक के आधार पर यहाँ पर 1 जुलाई 2026 से ये काम करना चालू होगा। और इसके बाद भी अगर कोई पुराने कंप्लेंट रहेंगे तो वो इसमें माइग्रेट हो जाएंगे या इसमें नए स्कीम में आ जाएंगे। और 1 जुलाई 2026 के बाद जो नए कंप्लेंट आएंगे वो उस नए स्कीम में ट्रीट किए जाएंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम्स ये मुख्य भाग है जिसको हम लोग अभी जान चुके हैं, 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। और इस योजना का जो उद्देश्य है अभी हम लोगों ने बातचीत में सुना भी कि जितने भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, क्योंकि आरबीआई जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर है, पेमेंट एंड सेटलमेंट हैं, और जो एनबीएफसीज हैं, और अभी जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इन सबको जो है रेगुलेटेड एंटिटी कहा जाता है। तो इनमें प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव मतलब आसान तरीके से मुफ्त बिना कोई फीस लिए, एक्सपीडिशियस मतलब त्वरित गति से, और नॉन एडवर्सियल मतलब उनको कोई भी एडवर्स माहौल ना हो, कोई नुकसान ना हो, इस तरीके से एक अल्टरनेट ग्रीवेंसेस रिडेशल मैकेनिज्म प्रोवाइड करने के उद्देश्य से ये योजना शुरू किया। और जितने भी डेफिशिएंसीज हैं सर्विस में, उनके लिए जो कंप्लेंट्स आते हैं उनके समाधान की दक्षता में कैसे सुधार हो, इसका ये उद्देश्य है, इसके लिए स्कीम लाया गया। और जब भी हम इस मार्गदर्शन आता है, मास्टर डायरेक्शंस आते हैं आरबीआई का, तो हम लोग एक सेक्शन बार बार पढ़ते हैं, अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। चूँकि इसमें बहुत सारे चीज़ें शामिल हैं इसलिए उन्होंने लीगल पावर इस्तेमाल किया, ये मास्टर डायरेक्शन जारी किया है अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जिसमें ये रेगुलेटेड एंटिटीज़ बैंकों को गाइडलाइन जारी करते हैं, मास्टर डायरेक्शन जारी करते हैं। आरबीआई एक्ट 1934 जिसमें सेक्शन 45L में ये इशू किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कस्टमर सर्विस पॉलिसी के आधार पर एक कस्टमर का एक राइट्स होता है जो कि कस्टमर ग्रीवेंसेस को देखना है उससे जुड़ा हुआ होता है। फिर पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007 जो अंडर सेक्शन 18 है, और सीआईसी रेगुलेशन एक्ट 2005 अंडर सेक्शन 11। तो इनके द्वारा जो प्रदत्त पावर हैं उनके आधार पर ये योजना जारी किया। तो ये सारे सेक्शंस को भी थोड़े से हमें याद रखने हैं। वैसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाता है। इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर रेगुलेटेड एंटिटीज़ मतलब बैंक्स हैं, कॉमर्शियल बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, स्टेट एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जिनका डिपॉजिट साइज जो है 50 करोड़ या इससे ज़्यादा का हो, ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी यहाँ रेगुलेटेड एंटिटी के रूप में होंगे। स्टेट और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स तो होंगे। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो जिनके डिपॉजिट साइज 50 करोड़ या उससे ज़्यादा के हैं, उनको इसमें लागू किया जाएगा इस योजना के तहत। रेगुलेटेड एंटिटीज़ में जैसे मैं बताया था एनबीएफसीज हैं। अगर कोई एनबीएफसी डिपॉजिट ले रहा है तो भी इसमें शामिल होगा, क्योंकि डेफिशिएंसी इन सर्विस है। एनबीएफसीज विद कस्टमर इंटरफेस एसेट साइज 100 करोड़ एंड अबव। तो अगर एनबीएफसीज के जिनका एसेट साइज 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का है तो भी इसमें शामिल होगा। लेकिन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, सीआईसी, आईडीएफ, एनबीएफसी, आईएफसी, एनओ, एफएचसी, पीडीएस, एमजीसी, ये जो हैं इसमें शामिल नहीं हैं। नॉन बैंक पीपीआई इशूअर्स, ऐसे जो प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जारी करते हैं और वो बैंक नहीं है, वो भी इसमें शामिल होंगे। साथ ही यहाँ पर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज जो होंगे
वो इसमें शामिल होंगे। तो ये बैंक्स, एनबीएफसीज, नॉन बैंक पीपीआई इशूअर्स और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों पे ये लागू होंगे। इसमें दो चीज़ें आपको याद रखनी भी होंगी, जैसे कि एसेट साइज यहाँ पर एनबीएफसी का है तो 100 करोड़ एंड अबव, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे एनबीएफसी जो कस्टमर इंटरफेस करते हैं, लोन देते हैं, उनका एसेट साइज जो है 100 करोड़ से ऊपर है तो शामिल होंगे। और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जिनके डिपॉजिट साइज 50 करोड़ एंड उससे ज़्यादा है तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। तो दो अमाउंट यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट है, तो दोनों को याद रखना जरूरी है। अब इसमें जो अथॉरिटी है, इस स्कीम में अथॉरिटी जो इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन 2021 में आया था, उसमें भी ये थे आरबीआई ओम्बुड्समैन। साथ ही वहाँ पर एक डेप्यूटी ओम्बुड्समैन की भी पदस्थापना के बारे में जिक्र किया गया था। तो आरबीआई ओम्बुड्समैन, आरबीआई डेप्यूटी ओम्बुड्समैन और अपीलेट अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो कस्टमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन जो डिपार्टमेंट है आरबीआई का, उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है अपीलेट अथॉरिटी होंगे। जब हम बहुत पुराने ओम्बुड्समैन की बात करते हैं, जब उनका नाम बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम था 2006, वहाँ पर जो अपीलेट अथॉरिटी था वो डिप्टी गवर्नर होता था, है ना। लेकिन यहाँ पर जो अपीलेट अथॉरिटी है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जो कस्टमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है आरबीआई के। और आरबीआई ओम्बुड्समैन यहाँ पर जो थे, यहाँ आरबीआई ओम्बुड्समैन 2021 में भी है, 2006 में, लेकिन डेप्यूटी ओम्बुड्समैन की जो संकल्पना है 2021 में उसमें लाया गया था। और अपीलेट अथॉरिटी भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चेंज किया गया था 2021 में, तो वो ऐसा वो भी है। अपॉइंटमेंट और टेन्योर अगर देखा जाए तो इनका जो अपॉइंटमेंट है आरबीआई ओम्बुड्समैन की, वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है और 3 साल के लिए किया जाता है। अगर आरबीआई ओम्बुड्समैन की बात करें तो जीएम एंड अबव रैंक के आरबीआई के अधिकारी होते हैं, जनरल मैनेजर या उससे ऊपर के। और जो डेप्यूटी ओम्बुड्समैन होते हैं वो डीजीएम रैंक के होते हैं। तो ये दो चीज़ें आप जान लीजिएगा। बाकी अपीलेट अथॉरिटी तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। तो आरबीआई ओम्बुड्समैन जीएम और अबव आरबीआई के अधिकारी होते हैं। डेप्यूटी ओम्बुड्समैन जो होते हैं वो डीजीएम आरबीआई होते हैं और इनकी नियुक्ति आरबीआई द्वारा की जाती है। टेन्योर इनका आरबीआई ओम्बुड्समैन का 3 इयर्स एट ए टाइम्स होता है। 2021 में जब ये इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन आया तब वहाँ पर सेंट्रलाइज रिसिप्ट प्रोसेसिंग सेंटर जो है नया ये शुरू किया गया। ये सीआरपीसी जो है ये चंडीगढ़ में स्थित है। वन नेशन वन ओम्बुड्समैन की संकल्पना के साथ कि पूरा देश में जहाँ भी शिकायत आएंगी उनका एक सेंट्रलाइज सेंटर होगा जिसको सीआरपीसी कहेंगे, और उसका सेंटर जो है सीआरपीसी आरबीआई सेक्टर 17 चंडीगढ़ में रखा गया। तो ये सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर क्या करता है, अगर देश भर में जहाँ से भी शिकायतें आती हैं, मेल के माध्यम से या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, या एक फ़ोन नंबर है 14448 उस नंबर से, तो वहाँ पर ये कंप्लेंट रिसीव होते हैं और फिर प्रोसेस किए जाते हैं कंप्लेंट्स को। तो वो जो सेंटर होता है वो सेंट्रलाइज रिसिप्ट प्रोसेसिंग सेंटर होता है। क्योंकि यहाँ पर एक सेंट्रलाइज समाधान देना है इस स्कीम में, इसीलिए उन्होंने ये सीआरपीसी चंडीगढ़ यहाँ पर सेंटर है। तो यहाँ सारी चीज़ें हमको जाननी है। इसमें सीआरपीसी का फुल फॉर्म क्या है? सीआरपीसी का फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर। जब भी कोई कस्टमर कंप्लेंट करता है वो कंप्लेंट रिसीव करता है और वहाँ से फिर प्रोसेसिंग के लिए भेजता है। तो जैसे 22 ओम्बुड्समैन ऑफिस हैं इंडिया में, तो जहाँ ओम्बुड्समैन ऑफिस हैं वो किसी भी ओम्बुड्समैन ऑफिस के पास वो कंप्लेंट भेज सकते हैं। वो देखते हैं जहाँ पर कंप्लेंट कम है वहाँ पर भेज देते हैं ताकि उसका त्वरित गति से समाधान हो, उसका एक्सपीडिशियस तरीके से उसका समाधान हो, रिजोल्यूशन हो। तो ऑनलाइन पोर्टल जो है cms.rbi.org.in, या मेल करना चाहेंगे कस्टमर तो crpc@rbi.org.in पर कर सकते हैं। अगर एड्रेस हार्ड कॉपी भेजना है तो ये एड्रेस यहाँ पर स्क्रीन में है, सीआरपीसी आरबीआई सेक्टर 17 चंडीगढ़ में चला जाएगा। तो यहाँ से कंप्लेंट रिसीव होगा, प्रोसेसिंग होगा और फिर उसके बाद कार्रवाई शुरू होगी।
इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो उस सर्कुलर या मास्टर डायरेक्शन में जो आरबीआई ने दिया है इस स्कीम में, उन्होंने दिया है कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या होगा? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए जिसमें कि सर्विस डेफिशिएंसी पर आरोप लगाया गया हो या शिकायत किया गया हो। तो लिखित जो आवेदन होना चाहिए और उसमें बैंकिंग सेवा में डेफिशिएंसी या कमी के लिए आरोप लगाया गया हो, शिकायत किया गया हो। कस्टमर, यूज़र, एप्लीकेंट ऑफ सर्विस। कस्टमर जो होगा वो यूज़र भी हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है। यूज़र का मतलब मान लीजिए कोई कस्टमर नहीं है, डिमांड ड्राफ्ट बना रहा है और उसमें सेवा में कमी पाएगी तो यूज़र हो गया। ठीक है। और कस्टमर मतलब अगर कोई खातेदार है तो कस्टमर हो गया, वो सर्विस ले रहा है बैंक से, इनमें से कोई भी चीज़ें, क्योंकि बैंकों में डिपॉजिट, एडवांसेस और एंसिलरी बिजनेस किए जाते हैं, तो इनमें से जो भी यूज़र होगा या एप्लीकेंट होगा वो इसमें कस्टमर कहलाएगा। डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, तो आप पूरे इस ओम्बुड्समैन की योजना में आप देखे होंगे एक वर्ड जो है बोल्ड होता है, वो डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। तो जितनी सारी सर्विसेज हम लोग जो है बैंक में देते हैं, अगर उस सर्विस में कोई डेफिशिएंसी है तो उसके बारे में अगर कोई शिकायत है तो वो सुनी जाएगी। और ये जो सर्विसेज हैं उसमें जैसे मान लीजिए कोई लोन नहीं मिल रहा है बोल रहा है, तो उसके लिए जो है वो नहीं सुनी जाएगी। लेकिन डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज है, लोन एप्लीकेशन दिया है और उनमें सर्विस जो है जो गाइडलाइन के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर वो शिकायत सुनी जाएगी। तो कोई शॉर्ट कमिंग है या इन एडुकेशन सर्विसेज में है तो वो सुनी जाएगी। और अवार्ड मतलब डायरेक्शन बाय ओम्बुड्समैन फॉर परफॉर्मेंस एंड कंपनसेशन, यहाँ पर अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड का मतलब ये होता है आरबीआई में जो ओम्बुड्समैन हैं वो डायरेक्शन देते हैं बैंक को, रेगुलेटेड एंटिटीज़ को, परफॉर्मेंस के लिए या कंपनसेशन के लिए, या कोई घटना घटित हो गई है, सर्विस डेफिशिएंसी रिपोर्ट की गई है, तो उसमें क्या काम करना है, क्या निष्पादन करना है, उसके लिए डायरेक्शन देंगे और कंपनसेशन देंगे। तो वो हम आगे देखेंगे कंपनसेशन में क्या बदलाव किया गया है। ओम्बुड्समैन की क्या क्या पावर हैं। तो जैसे कि हम अभी मैं आपको बता रहा था कि ओम्बुड्समैन कॉन्सेप्ट में जो डेफिशिएंसी इन सर्विसेज है वो कहता है कि कोई भी जो एक्ट या ओमिशन बैंक के द्वारा काम करने पर कोई इनकन्वीनियंस हुआ या कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ या कोई हार्डशिप हुआ कस्टमर को, तो वहाँ पर वो जो है सर्विस डेफिशिएंसी माना जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, जैसे रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो गया तो अब यहाँ पर फाइनेंशियल लॉस हो गया। फेल्ड एटीएम ट्रांजैक्शंस हो गए और रिवर्स नहीं हुआ टाइमली। अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस हो गया, कस्टमर के द्वारा अनुमति नहीं मिला था और ट्रांजैक्शन हो गया। या आपका कोई अकाउंट डिले ओपन हो रहा है, रॉन्ग केवाईसी स्टेटस है, सिबिल स्कोर सही नहीं है, उसका रॉन्ग सिबिल अपडेशन है, बिना कोई वैलिड रीजन से उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया, ये सब जो है सर्विस डेफिशिएंसी है। अगर लोन रिलेटेड जाएंगे तो अगर गलत इंटरेस्ट चार्ज कर दिया गया या सैंक्शन में बेवजह डिले हो रहा है, एनओसी नहीं दे रहा है, टाइटल डीड नहीं दे रहा है, तो ये सारे जो हैं एग्जाम्पल हैं। डिपॉजिट रिलेटेड में जाएंगे तो एफडी की मैच्योरिटी पेमेंट में डिले हो रहा है, या उसमें कोई रॉन्ग इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया गया है, प्रीमेच्योर क्लोजर नहीं मिल रहा है। ज़्यादातर जो कंप्लेंट डिजिटल लेवल पर होते हैं, डेबिट कार्ड जो यूपीआई फेल्यूर रिलेटेड, इंटरनेट बैंकिंग रिलेटेड रॉन्ग चार्ज, ये सारे रॉन्ग ट्रांसफ़र होते हैं, इनके लिए होता है। फिर कस्टमर सर्विस में कुछ भाग आते हैं, जैसे कि स्टाफ के द्वारा कोई मिसबिहेवियर किया गया है, कंप्लेंट का सही समय पर रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, कोई ग्रीवेंसेस का एक्सलेशंस वगैरह नहीं दिए हैं, ठीक से मिसबिहेव कर नहीं, मतलब ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है कस्टमर सर्विस से रिलेटेड हैं। कुछ लीगल बेसिस पे होते भी हैं, लीगल उनमें कमियां होती हैं, डेफिशिएंसीज वो भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बैंकिंग सेवाओं में कमी गिनी जाती है। मतलब अगर आप इस तरह से देखेंगे कि बैंक के द्वारा सेवा जो दी जाती है उस सेवा के स्तर में अगर कोई भी कमी पाई गई या मतलब कार्य को पूर्ण नहीं किया गया,
या उस कार्य को करने में विफलता हुई या कोई कमी पाई गई, ये सारी चूक या कार्य बोलते हैं एक्ट और ओमिशन, है ना। एक्ट मतलब कार्य है, ओमिशन मतलब कोई चूक हो गई जिससे कि ग्राहक को हानि हो गई, परेशानी हो गई, तो ये सेवा में कमी मानी जाएगी। तो ये मैं आपको कुछ थोड़े से एग्जाम्पल बता पाया, फिर आगे हम लोग देखेंगे कोई चीज़ आएगा तो। तो ओम्बुड्समैन को इसमें पावर दिया गया है कि इन कंप्लेंट को कंसीडर करेंगे और कंप्लेंट को क्लोज भी कर सकते हैं, और कोई अवार्ड पास कर सकते हैं, फाइनल सेटलमेंट कर सकते हैं, कोई सेटलमेंट फेलिसिटेट कर सकते हैं, कोई शिकायत आए तो इतना रुपए सेटलमेंट के लिए वो फेलिसिटेट कर सकते हैं और अवार्ड पास कर सकते हैं। या जॉइंट एडिशनल रेगुलेटरी एंट्री के साथ वहाँ पर जो है ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर उनके साथ कॉन्सलेशंस भी की जा सकती है। लेकिन जो भी एनुअल रिपोर्ट होंगे उसमें कंप्लेंट जो है पब्लिश की जाएंगी, कोई पेनल्टी वगैरह भी हुआ है तो भी, कंपनसेशन वगैरह दिया गया है तो भी वहाँ पर पब्लिश किया जाएगा, ताकि मार्केट डिस्क्लोजर हो वहाँ पर कंप्लेंट को कैसे देखा जाता है उस इंस्टीट्यूट में। तो आप देखे होंगे बेसल में भी तीन चीज़ें होती हैं, एक तो आपका क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशन रिस्क और मार्केट रिस्क को कवर करने के लिए कि हमको कैपिटल रखना होता है, फिर सुपरवाइजरी रिव्यू होता है, फिर उसके बाद मार्केट डिस्क्लोजर होता है। तो ठीक उसी तरह अगर इस तरह की कोई कंप्लेंट्स रेजोल्यूशन में डिले हुआ है, कोई अवार्ड पास हुआ है, तो उसको एनुअल रिपोर्ट में पब्लिश करना का पावर ombudsman को है, तो बैंकें करती भी हैं। कंपनसेशन का पावर इसमें जो है यहाँ पर बढ़ाया गया है, वो कंपनसेशन है अप टू 30 lakhs। कॉन्सिक्वेंशनल लॉस जो है कंपनसेशन जो है वो 30 lakhs का है, और हरासमेंट और मेंटल एगोनी जो है वो अप टू 3 lakhs है। तो यहाँ पर जो है कंपनसेशन पहले जो अभी 2021 में था वो 20 लाख था, जिसे बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। तो और 1 लाख जो मेंटल एगोनी के लिए कंपनसेशन था उसे बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। तो यकीन मानिए अभी लगातार 3 साल तक या जब तक अगला कोई संशोधन न हो जाए, ये सवाल तो आएगा आएगा, है ना। कीर्ति जी समझ में आ रहा है, या विजन जी आपको कुछ सुनाई दे रहा है सब चीज ये समझ में आ रहा है जी चीजें। सर। जी सर, जय जगन्नाथ सर। अब कंपनसेशन बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 30 लाख सर। 30 लाख कर दिया, पहले कितना था? 20। ओके। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, मुआवजा बोलते हैं, है ना। कि जब भी कोई बैंकिंग सर्विसेज में डेफिशिएंसी होगा और उस डेफिशिएंसी के कारण कोई नुकसान हुआ, तो नुकसान की भरपाई के लिए ओम्बुड्समैन जो है वो डायरेक्शन दे सकते हैं, वो कोई सेटलमेंट राशि वो डायरेक्ट कर सकते हैं बैंक को, या उनको एडवाइस कर सकते हैं, या अवार्ड पास कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं कंपनसेशन। तो कंपनसेशन को अगर सरल शब्दों में हम समझें तो कोई बैंक का ग्राहक है जिसको कोई वित्तीय नुकसान हुआ, असुविधा हुई और कोई पीड़ा हुई, तो वित्तीय नुकसान जो होते हैं उनके लिए कंपनसेशन दिया जाता है। और मानसिक पीड़ा या उत्पीड़न के लिए जो भरपाई देते हैं उसको मेंटल एगोनी कहते हैं। तो वास्तविक जहाँ यहाँ जैसे बात लिखा है कॉन्सिक्वेंशियल लॉस के लिए मुआवजा, मतलब यानी वास्तविक उसको कितना वित्तीय नुकसान हुआ उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंशनल लॉस। मतलब कोई घटना घटित हो गई और कोई घटना घटित हो जाने के बाद एक्चुअल में उस एक्ट मतलब कार्य या चूक की वजह से ग्राहक को वास्तविक वित्तीय नुकसान कितना हुआ, इसमें अधिकतम राशि 30 लाख रुपए है। और मेंटल एगोनी मतलब मानसिक पीड़ा, समय की बर्बादी, उत्पीड़न, ये सारे मानसिक जो उसको हरासमेंट कहते हैं, मेंटल एगोनी या हरासमेंट, उसके लिए सीमा 3 लाख है। तो कंपनसेशन जो है विजन जी, कंपनसेशन कौन कौन से केस में दिए जा सकते हैं आपको जानना है? कंपनसेशन कैसे कैसे केसेस में दिया जाता है? तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई अनएथराइज्ड लेन देन हुआ तो ऐसे मामलों में कंपनसेशन दिया जाता है। अनएथराइज्ड लेन देन मतलब ग्राहक की वहाँ पर अनुमति थी नहीं और वो वहाँ पर लेन देन हो गया, तो उसको बोलते हैं अनएथराइज्ड। तो वहाँ पर
कंपनसेशन दिया जा सकता है। फेल्ड एटीएम ट्रांजेक्शन रिवर्सल, वहाँ पर कंपनसेशन। रॉन्ग डेबिट हो गया और कोई गंभीर त्रुटि हो गई लोन वगैरह में, तो वहाँ पर कंपनसेशन दिया जाता है। साथ ही अगर कोई शिकायत को आपने समाधान तो किया लेकिन एक लंबे समय के बाद समाधान किया, तो उसमें भी कंपनसेशन दिया जाता है। और ये जो कंपनसेशन दिया जाता है, उनका आधार क्या होता है, मतलब किस आधार पर कंपनसेशन दिया जाता है? जैसे कि ग्राहक को वास्तविक कितना नुकसान हुआ, बैंक की गलती की गंभीरता कितनी है, लापरवाही का स्तर क्या है, ग्राहक को कितनी असुविधा हुई है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये तय करते हैं इन आधारों पर कि उनको कितना कंपनसेशन दिया जाएगा। तो कंपनसेशन मैक्सिमम 30 लाख है और मेंटल एगोनी हरासमेंट के लिए 3 लाख है। और ये योजना 1 जुलाई 2026 से होगा। कंपनसेशन देना जो है ओम्बुड्समैन का वो डिस्क्रिशनरी पावर होता है, उसका विवेकाधीन अधिकार है और इसे ग्राहक को स्वीकार करना होता है। कंपनसेशन ओम्बुड्समैन ने दिया, ग्राहक ने स्वीकार नहीं किया, तो फिर वो उसका मतलब नहीं है, वो अपील कर सकता है। कंपनसेशन देना ओम्बुड्समैन का एक डिस्क्रिशनरी पावर है जिसे ग्राहक एक्सेप्ट करता है और ग्राहक उस अवार्ड को एक्सेप्ट करने के बाद बैंक को 30 दिनों में भुगतान करना होता है। तो आप ये समझ गए कि कंपनसेशन वो राशि है जो कि बैंक के द्वारा किए गए चूक या कार्य की वजह से, सेवा में कमी की वजह से ग्राहक को एक्चुअल में जो नुकसान होता है उसकी भरपाई को कंपनसेशन कहते हैं। जो कॉन्सिक्वेशनल लॉस होता है वो, उसकी भरपाई 30 लाख रुपए तक, और मेंटल एगोनी हरासमेंट वो 3 लाख रुपए। ग्राउंड ऑफ कंप्लेंट, तो ये तो मैं चर्चा में बता ही दिया कि कोई भी एक्ट और ओमिशन अगर रेगुलेटेड एंटिटी की वजह से है और सेवा में कमी की वजह से ग्राहक को नुकसान हुआ, इतना जो अभी अभी समझाया मैंने कि बैंक की किसी भी कार्य या कमी, चूक की वजह से, सेवा में कमी की वजह से अगर ग्राहक को नुकसान हुआ वास्तविक, तो जो ग्राउंड बनता है कंप्लेनेंट का। और इसकी कंप्लेंट कब मेंटेनेबल माना जाएगा, उसकी कंडीशंस क्या हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि कंप्लेंट जो भारतीय रिजर्व बैंक के इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2026 में तभी मेंटेनेबल माने जाएंगे जब पहला कंप्लेंट जो है रेगुलेटेड एंटिटी को किया गया हो। अगर रेगुलेटेड एंटिटी जहाँ की बैंक, एनबीएफसी, पेमेंट सेटलमेंट और सीएससी, ये अगर उसका 30 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं देते हैं, तो 30 दिन का समय रेगुलेटेड एंटिटी के पास है। ग्राहक को पहले जो है रेगुलेटेड एंटिटी या बैंक को कंप्लेंट करना होगा। 30 दिनों का समय रहेगा बैंक के पास। तो 30 दिन के बाद रिप्लाई नहीं मिला तो ओम्बुड्समैन में जा सकते हैं। अगर आज कंप्लेंट किया, 3 दिन बाद जवाब मिल गया, तो 3 दिन बाद जवाब मिल गया, जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो चौथे दिन भी वो ओम्बुड्समैन जा सकते हैं। तो ये क्लियरिटी हो गई। कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। तो जब कंप्लेंट करता है बैंक को, तो बैंक के पास होता है 30 दिन। 30 दिन के अंदर उनको जवाब देना है, नहीं देगा तो सीधे वो ओम्बुड्समैन चला जाएगा। जवाब दे दिया, मान लीजिए कल जवाब दे दिया, आज कंप्लेंट है, कल जवाब दे दिया, जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो परसों वो ओम्बुड्समैन जा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। कंप्लेंट टू आरबीआई ओम्बुड्समैन विद इन 90 डेज फ्रॉम द रेगुलेटेड एंटिटी रिप्लाई एक्सपायरी। इसमें बदलाव किया गया। पहले कितना समय था विजन जी? अगर कोई कंप्लेंट किए बैंक को, उसके बाद कितने समय था? 60। 1 साल। 1 साल था। मतलब बैंक को कंप्लेंट किया और बैंक ने जवाब दे दिया, तो वहां से लेके 1 साल के अंदर कंप्लेंट कर सकता है आरबीआई में। और अगर बैंक ने जवाब नहीं दिया तो 1 साल 30 दिन होता है, क्योंकि वो मतलब 30 दिन का समय तो बैंक के पास भी रहता है ना, रिप्लाई देने के लिए। लेकिन अभी क्या है, कंप्लेंट आरबीआई को कर सकते हैं 90 दिनों के अंदर, अगर रेगुलेटेड एंटिटी ने रिप्लाई दिया या उसका जो है एक्सपायरी हो गया। मतलब एक्सपायरी का मतलब ये रिप्लाई देने का समय चला गया। तो ये 90 दिनों का समय आपको याद रखना पड़ेगा कि कंप्लेंट किया बैंक को, बैंक ने जवाब नहीं दिया, तो जब जवाब नहीं दिया तो मतलब उसका टाइम खत्म हो गया, वहाँ से लेकर 90 दिनों के अंदर आप आरबीआई में जा सकते हो। तो ये इसमें बड़ा बदलाव किया गया, 1 साल से लेके इसको 90 डेज कर दिया गया है। कोई भी
फ्रेबुलस या एब्यूसिव जो कंप्लेंट है वो यहाँ पर मेंटेनेबल नहीं है। और कोई कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में, आर्बिट्रेटर में या पहले ओम्बुड्समैन में वो कंप्लेंट कहीं पेंडिंग है तो वो यहाँ पर मेंटेनेबल नहीं है। तो यहाँ पर जो फ्रेबुलस या एब्यूसिव जो ये कंप्लेंट है, इसका मतलब क्या होता है विजन जी, आप बताइए तो, मालूम है आपको? अगर कोई ऐसा कंप्लेंट है जिसको फेक कंप्लेंट है ना, जो ओके सर। कंप्लेंट है वो वहाँ पर मेंटेनेबल नहीं होता है। या एकदम गाली गलौज किया हुआ है ना, तो वहाँ पर ये मतलब उनका लैंग्वेज जो है वो सर्विस डेफिशिएंसी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, बैंकिंग से, सेवा से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसका मतलब ये होता है। अगर कोर्ट में कहीं पेंडिंग है, कोई ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, वो भी नहीं होगा। और कंप्लेंट टू आर ई मेड विद इन लिमिटेशन पीरियड, तो लिमिटेशन पीरियड यहाँ पर कंप्लेंट घटना घटित हुई है और उसकी कंप्लेंट जो है पहले बैंक को की गई है, बैंक के पास 30 दिन नहीं हुए हैं, कंप्लेंट मेंटेनेबल नहीं होगा। और 30 दिन होने के बाद फिर 90 डेज का ये एक टाइम पीरियड है जहाँ पर आरबीआई वो जा सकते हैं। और जैसा कि मैं अभी आपको बताएं कि फ्रेवुलस कंप्लेंट का मतलब कोई अर्थ नहीं है उस शिकायत का, ऐसे टाइप का शिकायत किया है जिसमें कोई दम ही नहीं है, कोई आधार ही नहीं है ना। और एबिशु मतलब कोई दुर्भावनावश किया है, अपमानजनक भाषा में कोई शिकायत किया है। आप देखे होंगे ना, आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने देखा है कैसे कैसे मतलब वो गालियों से इस्तेमाल किया हुआ कंप्लेंट करते हैं, तो इनको ना बोलते हैं कि अपमानजनक भाषा में शिकायत किया गया, तो उनका जो है इनका मेंटेनेबल नहीं है, यहाँ पर शिकायतें नहीं ली जाएंगी। दूसरा, अगर कोई दुर्भावनावश किया गया हो या बहुत तुच्छ बोलें या निरर्थक शिकायत किया हो जिसमें कोई दम न हो, या बार बार बिना कारण से शिकायत कोई कर रहा है, बिना सबूत के बार बार शिकायत कर रहा है, या पहले ही मामला उलझा हुआ है कहीं पर फिर बार बार शिकायत कर रहा है, तो ये फ्रेबुलस कंप्लेंट होता है। या जैसे क्या बोला जाए उसको, कोई काल्पनिक आरोप लगा रहा है ना, काल्पनिक आरोप लगा रहा है, मैं वहाँ गया होता, ऐसा हुआ रहता, ऐसा हुआ, तो काल्पनिक कि मैं ये ना, ऐसे शिकायत को ओम्बुड्समैन खारिज कर देते हैं। और बाकी कोई धमकी भरा हुआ शिकायत करता है, अपशब्द का इस्तेमाल करता है, गाली गलौज करता है, अशोभनीय भाषा का प्रयोग करता है, या शिकायत पत्र में ही गाली गलौज किया है, तो ऐसी शिकायतों को सुना नहीं जाएगा। ठीक है, ये बात है। अब आता है एक्सक्लूडेड मैटर्स। कॉमर्शियल डिसीजन ऑफ आर ई, मतलब ऐसे शिकायत जिनको ओम्बुड्समैन इस योजना में नहीं देखेंगे और पहले भी नहीं देखते थे ये चीज़ें। जैसे कि मान लीजिए कॉमर्शियल डिसीजन है, बैंक का कहीं कॉमर्शियल डिसीजन है, लोन देने का डिसीजन है, या कहीं पर कोई टाई अप वगैरह किया हुआ है, कॉमर्शियल डिसीजन है वेंडर के साथ। अगर बैंक का डिस्प्यूट है, हमने वेंडर रखा है कोई काम के लिए और उसके साथ डिस्प्यूट है उनके बिल पेमेंट, तो वो सब नहीं देखेंगे। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर डिस्प्यूट है, विजन जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वो वाला इशू है, तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं देखेंगे। सर्विसेज आउटसाइड आरबीआई परव्यू, आरबीआई परव्यू से बाहर की अगर सर्विसेज हैं तो उनको भी नहीं देखेंगे। और आरिस के बिटवीन बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स हैं तो भी नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्राहक इन्वॉल्व नहीं है ना, ग्राहक को कोई नुकसान नहीं हो रहा है या ग्राहक इन्वॉल्व नहीं है, आरी के बीच में बैंक टू बैंक है। हाँ, चलिए, तो ये अभिषेक जी के नॉनसेंस, हाँ कोई ऐसा कंप्लेंट करता है, कोई नॉनसेंस कंप्लेंट ऐसे आते भी होंगे तो उनको नहीं देखा जाता है। फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेंट की फाइलिंग की जा सकती है ऑनलाइन सीएमएस पोर्टल पे, जो सीएमएस पोर्टल करेंगे तो रिजर्व बैंक का आ जाता है। या मेल आईडी, जहाँ पर हमने crpc@rb.org.in पे मेल आईडी कर सकते हैं। फिजिकल कॉपी चंडीगढ़ CRPC सेक्टर 17 पे है जो, वहाँ पर भेज सकते हैं। और यहाँ पर कोई लिखित रिप्रेजेंटेशन जरूर होना चाहिए, फिजिकल कॉपी है तो साइन होना चाहिए, तभी ये देखा जाएगा। और मेल है तो मेल पे चला जाएगा वहाँ पर CRPC चंडीगढ़ में। इनिशियल स्क्रूटनी क्या होगा, सिस्टम बेस्ड वैलिडेशन है। ऑनलाइन कंप्लेंट अगर कोई करता है तो वहाँ पर रोबोट बैठा हुआ है या सिस्टम है जो वो वैलिडेशन करता है,
और आरपीसी इसकी मेंटेनेबिलिटी चेक करता है। वहाँ पर वो सारी चीज़ें रखी गई हैं, उसमें सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो सारी चीज़ें देखता है। जैसे मेंटेनेबिलिटी में देखा कि सर जो शिकायत की गई है वो सर्विस से जुड़ा हुआ है कि नहीं, डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस से है कि नहीं, और टाइम पीरियड वगैरह की पहला कंप्लेंट कब किया था, ये सारा ऑटोमेटिकली चेक कर देगा। और अगर नॉन मेंटेनेबल होगा तो रिजेक्ट कर देगा, और उसका रिप्लाई ऑटोमेटिक कस्टमर को चला जाएगा, और एक कॉपी बैंक को भी चला जाएगा। बैंक को ये चला जाता है कि ये कंप्लेंट रिसीव हुआ है, ये नॉन मेंटेनेबल है, क्योंकि इन्होंने 30 दिन पहले ही आरबीआई के पास आ गए, तो हम आपको दे रहे हैं कि एक बार आप इसको देख लीजिए, अगर ये कंप्लेंट आपके पास आया तो आप इसको रिजॉल्व कर दीजिए। तो ये बात कही जाती है, और इसको इंटीमेशन भी माना जाता है कि नॉन मेंटेनेबल करके बैंक को चला जाता है बैंक के इनबॉक्स में। तो बैंक को चाहिए कि वो उसको फिर रिजॉल्व कर ले, नहीं तो फिर वो वहाँ से 30 डेज में वो मेंटेनेबल हो सकता है अगर रिजॉल्व नहीं हुआ तो। कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, आरई मस्ट सबमिट रिटर्न रिस्पॉन्स। जब भी कोई ऐसा शिकायत आएगा तो कॉल फॉर इंफॉर्मेशन मतलब आरई को रिटर्न रिस्पॉन्स देना होगा। और वो रिटर्न रिस्पॉन्स जो होंगे, जो ओम्बुड्समैन उसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई बात कहते हैं ना, उस बात के पीछे पीछे आप उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देंगे, एज ए एविडेंसेस है ना, देंगे। और इसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो मेंटेन की जाएगी। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स आप देते हैं आरबीआई को, तो वो आरबीआई इसका कॉन्फिडेंशियल चीज़ मेंटेन रखेगा कि क्या चीज़ देना ज़रूरी है, नहीं देना ज़रूरी है। और अगर कोई आरटीआई में मांगता भी है आप, तो आरबीआई आपको पूछता है कि ये हम आरटीआई में मांगा है किसी ने, इसको हम दें कि नहीं दें। तो आप अपने लीगल सलाह लेके उसको आप दे सकते हैं रेजोल्यूशन प्रोसेस, रेजोल्यूशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई कंप्लेंट सीएमएस पोर्टल में आएगा, तो जो रेगुलेटेड एंटिटीज होंगे उनको 15 दिनों के अंदर रिप्लाई सबमिट करना है। 15 दिनों के अंदर रिप्लाई सबमिट करना है। और सेटलमेंट थ्रू कंसलिएशन एडवाइजरी, मतलब यहाँ पर जो सेटलमेंट किया जाएगा या फेलिसिएशन ऑफ सेटलमेंट किया जाएगा, वो कंसलेशंस एडवाइजरी मतलब सलाह मशवरा परामर्श एडवाइजरी के द्वारा किया जाएगा। और एक्स पार्टी डिसीजन अगर तब दिया जाएगा जब रेगुलेटेड एंटिटी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। मान लीजिए 15 दिनों का समय है आपके पास रिटर्न रिस्पॉन्स सबमिट करने के लिए, आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, या उनकी एडवाइजरी को नहीं मान रहे हैं, या उनका कॉल अटेंड नहीं कर रहे हैं, उनको बैठक के लिए बुला रहे हैं तो उसमें नहीं आ रहे हैं, तो एक्स पार्टी डिसीजन दे सकता है। इसलिए हम 15 दिनों के अंदर एक जवाब हमको देना है। अगर कंप्लीट रिजोल्यूशन नहीं हो रहा है तो आप करंट स्टेटस दे दीजिए, और सही स्थिति का बताते हुए समय और चाहिए तो समय और बता दीजिए, इसमें समय लग रहा है, तो इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। क्लोजर ऑफ कंप्लेंट, क्लोजर कब होगा कंप्लेंट का? अभी जो आरबीआई के क्लोजर्स हैं बहुत ही मतलब सटीक तरीके से स्ट्रिक्टली तरीके से किया जाना होता है, क्योंकि आरबीआई में कंप्लेंट गया, वहाँ पर आप उनको ब्लफ नहीं कर सकते, क्योंकि सारे मास्टर डायरेक्शंस तो उन्हीं के गाइडेंस में जारी जारी होते हैं। तो आप उनको जो बात कहेंगे वो नीति संगत, युक्ति संगत या पॉलिसी से आधारित सारी चीज़ें हो और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ हो, तो इसी आधार पर ही वो रिजोल्यूशन या रिप्लाई जो है एक्सेप्टेंस होता है। तो क्लोजर कब कब होगा? अगर कोई केस फुली सेटल्ड हो जाएगा, सेटल्ड हो गया और कस्टमर एग्री कर गया रेजोल्यूशन से, तो सबसे बेस्ट है कि कंप्लेंट रिजॉल्व हो गया, या इशू सेटल्ड हो गया, कस्टमर एग्री हो गया तो क्लोज हो जाएगा, या कस्टमर विड्रॉ कर लिया तो क्लोज हो जाएगा। ऑब्जेक्शंस विदाउट मेरिट्स, अगर ऑब्जेक्शन ऐसा कर रहा है कस्टमर जिसमें कोई मेरिट नहीं, कोई दम नहीं है, और वो ऑब्जेक्शन कर रहा है कि सर मेरा कैसे क्लोज कर दिया आपने, तो ऐसा उसमें कोई मेरिट नहीं है, तो वो भी बंद हो जाएगा। और रिमेनिंग इश्यूज आउटसाइड स्कीम्स, मतलब अगर कोई ऐसा इशू है जो कोई शिकायत आई, शिकायत में कुछ चीज़ें सेटल हो गई, लेकिन कुछ चीज़ें आउटसाइड ऑफ स्कीम्स है, उदाहरण के तौर पर 60 लाख का कॉम्पनसेशन मांगा है, ठीक है, यहाँ पर कंपनसेशन 30 लाख तक है, तो वो क्लोज हो जाएगा कि हमारे आउटसाइड स्कीम है, ठीक है। तो ये उसका कहने का तात्पर्य है अवार्ड, ओम्बुड्समैन जो आरबीआई के हैं वो अवार्ड कब दे सकते हैं? नो डॉक्यूमेंट फ्रॉम आरई,
रेगुलेटेड एंटिटी द्वारा अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया जा रहा है, नो सेटलमेंट अचीव्ड, कोई सेटलमेंट तक पहुंचे नहीं है, कोई रिजोल्यूशन कर नहीं रहे हैं, तो अवार्ड दे सकता है। उस अवार्ड में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? डायरेक्शन टू आरई, आरई को डायरेक्शंस रहेंगे, कंपनसेशन रहेंगे, और कंपनसेशन जो है वहाँ पर पे करने के लिए वहाँ डायरेक्शंस दिए जाएंगे। कस्टमर ये जो डायरेक्शंस हैं या कम अवार्ड हैं उसको 30 एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद 30 दिनों के अंदर जो है इसको कंप्लाई करना होता है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपील जा सकता है। इसमें बैंक भी अपील कर सकता है और कस्टमर भी अपील कर सकता है। आपने देखा होगा ड्राफ्ट गाइडलाइन अगर पढ़े होंगे तो ड्राफ्ट गाइडलाइन में बैंक का अपील का उसको जो है वो चेंज कर रहे थे। दूसरा जो रिप्लाई यहाँ 15 दिन का है वहाँ 10 दिन का था, लेकिन उसको चेंज किया गया, 15 दिन रखा गया। रिजेक्शन ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेंट कब कब रिजेक्ट होगा? अगर वो नॉन मेंटेनेबल होगा। तो नॉन मेंटेनेबल में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। डेफिशिएंसी इन सर्विस होनी चाहिए, एब्यूसिव नहीं होनी चाहिए, फ्रेवुलस नहीं होनी चाहिए, और टाइम समय सीमा के एड्रेंस में होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो नॉन मेंटेनेबल होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसी कोई शिकायत है जिसमें कोई सर्विस की कमी नहीं है, नो डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, तो रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर ऐसा कोई कंप्लेंट है जिसमें कोई इलोबरेटिव एविडेंस की ज़रूरत है ना, तो वहाँ पर सर्विस में डेफिशिएंसी नहीं है तो कट जाएगा। या ऐसा कोई कंप्लेंट है जिनमें हमको और भी सबूत चाहिए तो वो रिजेक्ट हो जाएगा अभी, है ना। या ऐसा कोई कंप्लेंट है जिसमें कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ है, कोई असुविधा नहीं हुई, तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब कंप्लेंट कर दिया है लेकिन कोई उसमें जुड़ा हुआ चीज़ें नहीं दे रहा है जिससे कि सर्विस एफिशिएंसी पूरा नहीं हो रहा, तो रिजेक्ट हो जाएगा। अपील, कोई भी अवार्ड जारी किया जाता है ओम्बुड्समैन के द्वारा, तो अपील किया जा सकता है रेगुलेटेड एंटिटीज के द्वारा, क्लॉज 15(1)(b) के तहत, विद ईडी अप्रूवल विद इन 30 डेज। कोई अवार्ड जारी किया गया तो उस अवार्ड के 30 डेज के अंदर बैंक जो है अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से अप्रूवल लेगा, और अप्रूवल लेने के बाद ये अपील कर सकता है। तो आप आपके बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अप्रूव करेंगे कि हाँ हम इसमें अपील कर सकते हैं, तो अपील होगा। और अपीलेट अथॉरिटी होंगे इसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई के होंगे, जो मुंबई में कस्टमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल होता है, उनके डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। अगर कंप्लेनेंट है तो वो अवार्ड मिलने के 30 दिनों के अंदर अपील कर सकता है अपीलेट अथॉरिटी को, और उनसे रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप इसको देख लीजिए। तो अपीलेट अथॉरिटी होंगे इसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई। बैंक भी अपील कर सकता है, लेकिन बैंक को अपील करने से पहले ईडी का परमिशन लेना होगा। ऑब्लिगेशन ऑफ आरई, आरई का मतलब क्या दायित्व रहेगा, या आरई जो है क्या क्या काम करेगा? तो पहले तो प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर वो नियुक्त करेगा, और प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर जो है जीएम या उससे ऊपर के रैंक के होंगे, जनरल मैनेजर एंड अबव रैंक के होंगे। और ये मैक्सिमम जो है अभी यही सवाल पूछा जाता है, प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर कौन होते हैं? तो जनरल मैनेजर या उससे ऊपर के रैंक के प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर होते हैं। डिस्प्ले क्या क्या होना है? नोडल ऑफिसर के डिटेल्स डिस्प्ले होने चाहिए वेबसाइट पर, या सीआरपीसी का एड्रेस जो है डिस्प्ले होने चाहिए, सीआरपीसी के पोर्टल के लिंक्स डिस्प्ले होने चाहिए, ये जो है डिस्प्ले होने चाहिए ब्रांचेस में। वो आपके जैसे मैंडेटरी बोर्ड्स होते हैं आपके ऑफिस में ना, तो वहाँ पर ये डिस्प्ले होना चाहिए कि ग्राहकों को अगर सेवा में कोई कमी नज़र आती है तो वो संपर्क कर सकते हैं ब्रांच मैनेजर से। ब्रांच मैनेजर से नहीं हो पाता है तो रीजनल हेड से या जोनल हेड से, या नोडल ऑफिसर्स का पूरा जो है वहाँ पर लिखेंगे, और सीआरपीसी का भी एड्रेस लिखेंगे, सीआरपीसी का पोर्टल का लिंक भी देंगे। डिस्प्ले इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए, और इस स्कीम की कॉपी जो है शाखा में होनी चाहिए। तो ये ऑब्लिगेशन है। मान लीजिए कोई इनकॉग्निटो विजिट में पहुंचते हैं तो वो प्राय यही देखते हैं कि ग्राहकों की सेवा में अगर कोई कमी पाई जाती है तो आपके शाखा में जो बोर्ड है उसमें एक्सेलेशन मैट्रिक्स लिखा है कि नहीं, सारे डिटेल लिखे हैं कि नहीं।
ओम्बुड्समैन से के पता लिखे हैं कि नहीं सीआरपीसी के, और उनके पोर्टल के लिंक या मेल आईडी लिखा है कि नहीं। साथ ही ओम्बुड्समैन स्कीम्स की कॉपी ब्रांच में अवेलेबल है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। और नहीं तो एडवाइजरी भी इशू करते हैं। रिपील का मतलब जो इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम्स 2021 जो 12 नवंबर 2021 को जारी किया गया था, वो रिपील कर दिया गया है उसको। जो है ये 1 जुलाई 2026 से ये नया स्कीम्स जो आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2026 है ये लागू हो जाएगा। तो पुराना स्कीम जो है इसमें बंद हो जाएगा। और पुराने स्कीम्स में जो पेंडिंग केसेस होंगे वो नए स्कीम में कंटिन्यू होंगे। वो पेंडिंग केसेस कंटिन्यू अंडर iOS 2021, मतलब 1 जुलाई से पहले के कोई शिकायत होगी तो उसका निपटारा जो है पहले स्कीम्स के आधार पर चलता रहेगा। लेकिन 1 जुलाई 2026 के बाद जब ये लागू हो जाएगा तो उसमें जो कंप्लेंट आएंगे उसको नए स्कीम के तहत देखा जाएगा। और जो पेंडिंग कंप्लेंट होंगे वो चलते रहेंगे जब तक वो ख़त्म ना हो जाए। तो ये आरबीआई के ओम्बुड्समैन 2026 इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2026 के कुछ रिवीजन देख लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जितने भी रेगुलेटेड एंटिटी हैं उनमें सेवा की गुणवत्ता में सुधार हो, ग्राहकों को दिए जाने वाली सेवा में कोई कमी होती है, उनके कोई शिकायत सुझाव आते हैं तो उनकी तत्परता के साथ और कॉस्ट इफेक्टिव मतलब निशुल्क तरीके से उनका समाधान हो, और जल्दी समाधान हो त्वरित गति से, उसके लिए उन्होंने ये गाइडलाइन जारी किए हैं। सीएमएस पोर्टल cms.rbi.org.in है। मेल आईडी crpc@rbi.org.in है। कंपनसेशन मतलब वास्तविक नुकसान की जो मुआवजा की राशि है वो 20 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई है। मेंटल एगोनी की राशि 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई है। रिप्लाई टाइमिंग रेगुलेटेड एंटिटी के द्वारा 15 दिन है। फर्स्ट कंप्लेंट जो है बैंक को मैंडेटरी है। इसमें एक चीज़ जो है थोड़ा साइलेंट रख दिया, देखो पहले ना 30 डेज का रेजोल्यूशन टाइम था उसको वो अभी साइलेंट रखा है, मतलब उसको स्पीड कर रहा है, कम जल्दी से 15 दिनों में रिप्लाई टाइमिंग जो है दिया है। अपीलेट अथॉरिटी जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, सीपीडी आरबीआई के, ये आपके अपीलेट अथॉरिटी होंगे। तो आशा करता हूँ कि आज भारतीय रिजर्व बैंक के जो ओम्बुड्समैन स्कीम्स हैं उनके संशोधित जो योजना है उसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। अगर कोई प्रश्न या कोई चीज़ पूछना चाहेंगे तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि आरबीआई ने इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन 2021 निकाला था, आज 2026 में है। तो ये 16 जनवरी 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक ने ये गाइडलाइन जारी कर दिया, क्योंकि 7 अक्टूबर 2025 को ही ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी किए थे। और उन्होंने ये अभी संशोधित जो ओम्बुड्समैन स्कीम्स है उसके लिए योजना जारी कर दी, जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा। और भारतीय रिजर्व बैंक ने ये कहा है कि इस योजना से रिजर्व बैंक के लोकपाल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो ढांचा है उसको मजबूती मिलेगी, स्ट्रेंथन मिलेगा। और शिकायतों के समाधान करने में जो रेगुलेटेड एंटिटी हैं उनमें अधिक दक्षता आएगी। तो इस योजना का जो उद्देश्य है कि जितने भी आरई हैं या रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं उनके खिलाफ शिकायतों का समाधान एक लागत प्रभावी मतलब कॉस्ट इफेक्टिव, त्वरित गति से, और गैर विरोधी विकल्प मतलब कोई एडवर्सियल जो है उस ना हो, तो गैर विरोधी वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र के आधार पर ये योजना जारी की गई है। और इसमें बस आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी ग्राहक के सेवा में कमी के कारण कोई नुकसान होता है तो वो शिकायत कर सकता है, और उसके लिए कंपनसेशन मुआवजा या मेंटल एगोनी भी ओम्बुड्समैन दे सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये जानकारी, है ना? एक दो साथी बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। क्योंकि वो सागर भी क्या जो लहरों से डरे, जो तैरना जानता है उसे मझधार भी किनारा दिखता है। और डूबने का सबब तो ये न था कि साहिल न था, वो किनारा ढूंढ रहा था और वो किनारा कर रहा था। कहने का तात्पर्य है कि ग्राहक आपके पास आया है, अगर वो कुछ बात कह रहा है तो उसको सुन लीजिए। वो तो किनारा ढूंढ रहा था, वो तो सहारा ढूंढ रहा था। अगर आप किनारा करेंगे, उसकी बातों को नहीं सुनेंगे ना, तो वो शिकायत करेगा। तो डूबने का सबब ये नहीं था कि साहिल न था,
मैं किनारा ढूंढ रहा था और वो मुझसे किनारा कर रहा था। और हम वो सागर ही क्या जो लहरों से डरे, जो तैरना जानते हैं उसे मझधार भी किनारा दिखता है। तो हम क्या है कि कैसा लगा विजन जी, आपको अच्छा लगा? बहुत ही अच्छे सर, बहुत ज्यादा, बहुत हम्म। बढ़िया। जमाना मुश्किल में है और उन्हें हम आसान लग रहे हैं, है ना? जमाना मुश्किल में है और उन्हें हम आसान लग रहे हैं, और ग्राहक सेवा के साथ हम में धैर्य भी है, और यही हमारी पहचान लग रहे हैं। तो हमें वाह। धैर्य के साथ सुनना भी है और उनके चीज़ों को सुधारना भी है। तो आज के सेशन के बारे में क्या लगा, एक दो साथी और बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। और भी नई चीज़ें डेवलप हुई हैं, नई नई चीज़ें आई हैं, उसको हम लोग सीखेंगे। बस सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए नहीं पढ़ना है, लगातार पढ़ना है। और नेहा सर जी ये आप। वाला, हम्म। सर ये क्वेश्चन हमारे इसमें फेब्रुवरी मंथ में जो होगा एग्जाम, नहीं, उसमें आ सकते हैं? आ सकता है क्योंकि ड्राफ्ट गाइडलाइन जो है 7 अक्टूबर को अक्टूबर में। जारी किया गया है। जी। और फरवरी में अगर 8 या 10 तारीख, कब है, डेट कब है आपका? अभी तक आया नहीं सर। तो अगर 15 दिन के ऊपर का समय होगा, नॉर्मली 30 डेज का उसमें टाइम होता है ना, 30 डेज के अंदर कोई चेंजेस हुआ तो आ सकता है। जी। तो अगर आएगा तो आपको इसको ध्यान रखना है, और उसमें लेकिन रिवाइज्ड गाइडलाइन लिखा होगा। जब भी अगर आएगा तो इसमें आरबीआई का इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन 2016 लिखा होगा, 2026 लिखा हाँ, होगा, ठीक है? जी जी। टू जी थाउजेंड सर। ट्वेंटी सिक्स लिखा होगा। और अगर आरबीआई ओम्बुड्स इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन 2021 लिखा होगा तो उसके आधार पर देना, दोनों चीज़ें आपके पास है ना? जी सर। तो ओके। 21 अगर लिखा होगा तो 21 के आधार पर दीजिएगा, 26 लिखा होगा तो अभी ये वाला के आधार पर देंगे। लेकिन फेब्रुवरी में थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि अभी जारी हुआ है 16 जनवरी को ही, और ये लागू होगा 1 जुलाई 2026 से। 26 लेकिन को। आ भी जाएगा तो कोई हर्ज नहीं, आप तो बना ही लोगे, है ना? जी सर। चलिए, तो आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हैं, और आपसे विदा लेते हैं। विजन जी, सबको जय जगन्नाथ बोल दीजिए। जय जगन्नाथ सर, सभी को जय जगन्नाथ। जगन्नाथ चकानयन, जगन्नाथ चकानयन, नीलांचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ। मेरी नैया तो अब तेरे हवाले, मेरी नैया तो अब तेरे हवाले। जगन्नाथ चकानयन, नीलांचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तो हम लोग बैंकिंग सेवा के साथ जुड़े हुए हैं, और बैंकिंग एक चेंजिंग इंडस्ट्री है, चैलेंजिंग इंडस्ट्री है, इमर्जिंग इंडस्ट्री है। हमें बिल्कुल प्रार्थना करते हुए जाना चाहिए, क्योंकि हमको संभालने वाला भी चाहिए, और हमें जो है मझधार में फंसे हो तो किनारा दिखाने वाला भी चाहिए, ठीक है? जी सर। जी सर। आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं, आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए अलविदा।